नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आप 24/7 और मैं हूं आपके साथ अमन। और आज है ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट का तीसरा दिन और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं जिन्हें हम मोगली बाबा भी कहते हैं, एम्बर शर्मा। तो सर, पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको लोग मोगली बाबा क्यों कहते हैं? यार मोगली बाबा इसलिए कहते हैं कि मैंने जीवन की जो शुरुआत, मेरी जो जर्नी शुरू हुई वो कान्हा नेशनल पार्क से शुरू हुई। और शुरुआत में मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, मैंने बहुत सारे टाइगर्स के ऊपर वर्क किया। तो मेरा जो काम करने का या कार्यशैली थी वो बड़ी, क्या कहते हैं, जंगली वाली थी। तो उस जंगली की वजह से लोगों ने मुझे मोगली कहना शुरू किया, क्योंकि मैं कान्हा नेशनल पार्क में था। कान्हा नेशनल पार्क में एक बहुत बड़े राइटर हुए जिन्होंने एक बुक लिखी, जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग जो थे वो इंस्पायर हुए थे कान्हा नेशनल पार्क से। तो कान्हा नेशनल पार्क में मोगली कैरेक्टर बहुत फेमस था और मेरी हरकतें थोड़ी अजीब सी थी, तो लोगों ने मुझे मोगली कहना शुरू किया। और फिर मैं ज्ञान बहुत देता हूँ, तो इसलिए मेरे को बाबा कहना शुरू किया। ऐसे मोगली बाबा शुरू हुआ। तो सर, आपकी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, स्नो लेपर्ड, इन सर्च ऑफ स्नो लेपर्ड। इन सर्च ऑफ स्नो लेपर्ड, मैंने देखी भी है सर। वो 15 काफ़ी सर, अब वो हार्श टेम्परेचर में 15,000 फीट पर सर आपने उसे शूट की। नेशनल ज्योग्राफिक पर ही आई थिंक मैंने देखी थी वो। नहीं, वो बहुत सारे चैनल्स पे रही, खाली नेशनल एनजीसी पे नहीं, बहुत सारे चैनल्स पे रही। उसके शॉट सर अभी भी काफ़ी इंस्टाग्राम्स पर वायरल है सर। वो एक उसमें से एक बहुत शॉट है जिसमें लेपर्ड जो है स्नो में से कूदता आ रहा है। एक वो शॉट बहुत लोगों ने कॉपी किया है। बिल्कुल ही, मतलब पहाड़ कहाँ है, लेपर्ड कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा है सर। वो शॉट बहुत ही, सर आपने वो कैसे शॉट लिया सर? वो शॉट मुझे वो शॉट तो लेपर्ड ने दिया, मैंने तो कैमरा चलाया था सर। मैं कैमरा कह रहा हूँ। देखो वाइल्ड लाइफ क्या होता है, टेम्परेचर में सर आप लोग ने लिया कैसे? और एक तो इतना हार्श टेम्परेचर है सर वो, और वहाँ पर सर जाने का मोटिवेशन कहाँ से है? और आपने सर कौन से इक्विपमेंट्स थोड़े बताएंगे सर आप? देखो वाइल्ड लाइफ एक ऐसा सब्जेक्ट है, खासकर डॉक्यूमेंट्रीज का, कि ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता, प्लान नहीं हो सकता। ये वो कोई शॉट नहीं है कि आपने लाइट कैमरा एक्शन बोला और एक्टर डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पे वर्क कर रहा है। वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज में आप जब अपना सब्जेक्ट चुनते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्नो लेपर्ड की बात कर रहे हैं, तो हमें स्नो लेपर्ड को शूट करने के लिए स्नो लेपर्ड को ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए मैं जो गांव लिया था जिसमें हम शूट कर रहे थे वो था उले विलेज। हैमिस तब तक बहुत फेमस था, लेकिन हैमिस मैं शूट नहीं करना चाहता था बिकॉज ऑफ टूरिस्ट। मुझे टूरिस्ट से थोड़ा बच के रहना था, ट्रैकर्स से थोड़ा बच के रहना था, जिससे मैं इन्वायरमेंट प्रॉपर कैप्चर कर पाऊँ, एक एसेंस कैप्चर कर पाऊँ जंगल का। और तो हमने एक गाँव चुना उले, जो लद्दाख से लेह से 3.5-4 घंटे की दूरी पे है। और जो उसकी मिनिमम हाइट है उस गांव की वो है 14,500 फीट। उसमें एक इंटरेस्टिंग बात इस गांव की ये है कि जब मैं उस गांव में 2008 में पहुंचा था पहली बार शूट करने के लिए, उस गांव की पॉपुलेशन मात्र 20 पीपल, ओनली 20 पीपल का गांव था वो। सर ये उले कहाँ है सर? उले लद्दाख में ही है, लद्दाख में। लेह से 3.5 घंटे की दूरी पे है। आप लेह से निम्मो होते हुए जाते हैं। निम्मो बहुत फेमस है क्योंकि वहाँ पे इंडस और झांसकर नदी का संगम है। अभी मैं जाने वाला हूँ लद्दाख, बट सर मैंने वहाँ के बारे में सुना नहीं था। तो उले में हमने शूट किया और उससे पहले हमें स्नो लेपर्ड की टेरिटरी आइडेंटिफाई करनी होती है। जैसे हमारी टेरिटरी है कि हम अपने घर में रहते हैं और घर के बाहर मोहल्ले में जाते हैं, कॉलोनी में जाते हैं या मॉल में जाते हैं, तो ये हमारी टेरिटरी डिफाइन हो गई। तो ऐसे ही एनिमल्स की भी टेरिटरी डिफाइन होती है कि वो अपनी एक टेरिटरी से अपने उस टेरिटरी में घूमता है। तो सबसे पहले हमने एक टेरिटरी आइडेंटिफाई की, एक फ़ीमेल को ढूंढा, उसके 2 बच्चे थे। क्योंकि अगर आप फीमेल ढूंढ लेते हैं जो कि जिसके बच्चे हैं, तो आप इजी हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है। अगर जाती है तो फिर जल्दी लौटती भी है। तो हमने सबसे पहले वो ढूंढा, फिर उसको शूट करना शुरू किया। सर कितना टाइम लगा ये इस पूरी शूटिंग के? 2008 में मैंने शुरू किया था, 2011 और 12 के बीच में ख़त्म हुआ। 22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के लिए मुझे इतने साल देने पड़े। और हम जब जाते थे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने हम वहीं रहते थे। क्या मोटिवेट किया सर आपको? मतलब सर 2008 से 2011 बहुत लंबा टाइम है, 2 से 3 साल तक का सर आपको टाइम लगा। मतलब कैसे सर आपने किया ये ऐसे किया कि बस कुछ करना था, अपनी एक पहचान बनानी थी। अरे मैं आप समझ गया हूँ आपको सर मोगली बाबा क्यों कहते हैं। आप समझे? आप समझ गए सर मैं। तो इस वजह से वो टॉपिक, क्योंकि मैं अपना डेब्यू करना चाह रहा था एज अ डायरेक्टर, और मैं ऐसा सब्जेक्ट करना चाहता था वाइल्ड लाइफ में जो बहुत कम लोगों ने किया हो, बहुत टफ हो। क्योंकि टाइगर्स, बियर्स, डॉग्स, लायंस, एलिफेंट्स के ऊपर, मरीन लाइफ के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज थी। लेकिन स्नो लेपर्ड एक ऐसा सब्जेक्ट था जो दुनिया में सिर्फ उस समय तक 3 या डॉक्यूमेंट्री या 4 डॉक्यूमेंट्री बनी थी, बहुत अनटच था। तो
बस वही एक चाह थी कि ये थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है और मेरा डेब्यू होगा एज अ डायरेक्टर। अगर फिल्म अच्छी बनी तो लोग सराहेंगे, नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बनी सर, नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी सर आज भी सर हमारे तो बिल्कुल ही फेवरेट है सर, बहुत मज़ा आता है देखने में। तो सर अभी जो आपकी वर्कशॉप हुई है वो सर इन्वेस्टिगेटिंग राइटिंग के ऊपर थी। हाँ, इन्वेस्टिगेटिव। यस सर, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? चलो, मैंने वहाँ पे भी बोला था कि इन्वेस्टिगेशन आम भाषा में लोग जेम्स बॉन्ड या यस सर, ब्योमकेश बख्शी, वो बिल्कुल एक ये फैंसी वर्ड लगता है, फैंसी वर्ड लगता है, लेकिन मैं इसको अपनी भाषा में कहता हूँ किसी भी चीज़ की बाल की खाल निकालना। ये मैंने आज ही बोला है ये शब्द, और ये बिल्कुल सच। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आप परत दर परत सच्चाई सामने लाते हो, आप उसको उधेड़ते हो। ऐसे समझिए कि आपको एक बहुत पतंग उड़ाई है आपने, जब पतंग उड़ाते हैं तो तेज़ी से जब पेच लड़ाने होते हैं तो एक जगह मांझा इकट्ठा हो जाता है, वो उलझ जाता है, उसमें मेहनत करते हो उसकी बिल्कुल निकाल के फिर चरखी में करते हो। तो ऐसी ही इन्वेस्टिगेटिव राइटिंग कह लें या फिल्म मेकिंग कह लें, ये उसका हिस्सा है कि आपको एक बंच मिलेगा जिसका ना कोई सिर होगा ना कोई पैर होगा, लेकिन ये होगा कि हाँ इसमें कुछ सच्चाई है। तो आप उसको उसकी परतें खोलना शुरू करते हो, जैसे जैसे परतें खुलती जाती हैं वैसे वैसे वो डोर सीधी चली होती चली जाती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको परतें खोलनी पड़ेंगी। आपको बस एक सिरा मिलेगा, उस सिरे से पूरी परत आपको खोलते हुए उसको पूरी डोर बनानी है। सर स्कूबा डाइविंग की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? ये स्कूबा डाइविंग की जर्नी ऐसे याद हुई कि 2011 की बात है। मैं थाईलैंड गया था वेकेशन पे। मैं बहुत शूट करके, मैं लद्दाख में शूट कर रहा था और बहुत पक रहा था कि मैं कुछ करना है। मतलब तो सबसे सस्ती फ़्लाइट दिवाली के टाइम पे 2011 में, सॉरी 2010 में, दिवाली की सबसे सस्ती फ़्लाइट 9,000 रुपये की रिटर्न थी, वो थी थाईलैंड की, बैंकॉक। हमने कहा 9,000 में फ़्लाइट मिल रही है, बैंकॉक चलेंगे। तो हम वहाँ पहुँचे और बैंकॉक में लैंड होने के बाद मुझे बैंकॉक नहीं पसंद आया। वो चारों तरफ हेलो सर हाउ आर यू था, मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था वहाँ। तो मैंने इंटरनेट पे थोड़ा सर्च किया, प्लेसेस टू मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विज़िट इन थाईलैंड, जिसमें हिस्ट्री हो, कल्चर हो। तो पहली एक लिंक आता है सिमिलैन आइलैंड्स करके, जहाँ पे बाद में कुछ साल बाद मैंने डॉक्यूमेंट्री भी शूट की। सिमिलैन आइलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत डाइविंग साइट में से एक है, वर्ल्ड टॉप 10 में। ये नोट कर लीजिए आप लोग, वर्ल्ड टॉप 10 की साइट में से एक है। वहाँ पे कोर्सेज भी ऑफर्ड होते हैं स्कूबा डाइविंग। तो वहाँ से मैं जब पढ़ा कि ये दुनिया की सबसे डाइविंग साइट बेस्ट साइट है और कोर्सेज भी ऑफर होते हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत कुछ किया है तो एक कोर्स ये भी कर लो। वहाँ से मैं फुकेत की फ़्लाइट ली। फुकेत के पास एक गांव है जहाँ पे ये पूरे सब लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन किया, मेरा मेडिकल चेकअप हुआ, मुझे स्विमिंग पूल में लेके गए। पहले मेरी स्विमिंग क्लासेस देखी गई कि मैं स्विम कर सकता हूँ, बहुत सारे उसमें लेवल्स होते हैं। और मैं फिर 15 दिन रह के वहाँ मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया और यहाँ से मेरी स्कूबा डाइविंग की जर्नी शुरू हुई। नहीं सर, आप मतलब अब मोगली सर आप क्यों हैं? ये आप सर पहाड़ पे भी हैं, जंगल में भी हैं, पानी में भी है, सब जगह है, सर्वव्यापी है सर। तो बैंकॉक अगर थाईलैंड कोई जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ और सेंस में जा रहा हो, डाइविंग करने के लिए भी जा सकता है। सर बहुत कमाल के सर। अब एक सर सवाल और मैं जानना चाहूँगा, जैसे सर हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हैं सर, सो उन्हें सर आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी इमेज पहले दिन कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना पुराना होगा उतना कीमती होगा। आज जो आप इन द सेंस कैसे सर? एज होगा, मतलब कि आज जो आप क्लिक कर रहे हो उसकी कीमत आज नहीं, उसके 10 साल बाद है। जब कोई चीज़ एक्सटेंट होनी शुरू होती है या एंडेंजर्ड हो जाती है या वो फैमिली ट्री ख़त्म हो जाता है, तो आपके पिक्चर्स की वैल्यू बढ़नी शुरू होती है। हमारे टाइम पे तो ऐसी था, अब सोशल मीडिया है, अब वर्कशॉप्स होनी शुरू हो गई। आपको एक चीज़ नहीं पता होगी कि 2005 में मैंने इंडिया में वो फोटोग्राफिक वर्कशॉप इंट्रोड्यूस की थी और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लैंड से आए थे। तब मैं इंग्लैंड में बहुत फेमस था। मेरी वर्कशॉप में मेरी सर अब यहाँ फेमस है।
नहीं, सभी जगह जहाँ काम है वहाँ फेमस है। ऐसा नहीं है कि मेरे को वो नहीं चाहिए कि मेरे पीछे भीड़ चल रही है और तो आपने कैमरा सर चल रहा है। पहले बता था कि आप बिहाइंड द कैमरा हाँ, मुझे वो लाइफ पसंद है कि मेरे को मोगली वाली। जानना है, सच्चाई पता करनी है, लोगों को जागरूक करना है। मुझे अपने पीछे भीड़ नहीं चाहिए कि ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं चाहिए। मुझे अगर वो फॉलोअर्स चाहिए जो कुछ आगे करना चाहते हैं, तो ये मेरी सोच में फ़र्क है बस। तो सर नेशनल ज्योग्राफिक में भी आपने काम किया सर। फ्रीलांसर आप किसी के भी साथ काम कर सकते हैं, सर जरूरी इसका नहीं है। प्रोसेस क्या होता है सर? इसका प्रोसेस है, या तो आप उनको अप्रोच करें किसी कंटेंट के साथ। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो वो आपसे बाय भी कर सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो कोई नहीं बाय करेगा। और आज की तारीख में माध्यम बहुत हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट। हमारे टाइम पे जब मैंने अपने करियर की शुरुआत 2001-2 में की थी, उस ज़माने में इंटरनेट 2G भी नहीं था। घोटाले की तो बात ही छोड़ दो, 2G घोटाले, कहाँ था वो? तो उस समय 2G भी नहीं था। और कान्हा नेशनल पार्क में लैंडलाइन फ़ोन होते थे, और लैंडलाइन फ़ोन वहाँ पे डेड हो गए तो 1 महीने तक वो सही भी नहीं होते थे। तो हमारा जो तरीका था वहाँ मतलब लोगों से कांटेक्ट करने का तो हमारे को एक छोटा सा पुराना सा NV100 स्कूटर मिला हुआ था वहाँ पे। तो हम अपनी जगह से निकलते थे स्कूटर, तो वहाँ से खटिया गेट पहुँचते थे, वहाँ सबसे बात करते थे। अगर जैसे मुझे जंगल घूमने जाना है कि आज टाइगर कहाँ दिखा था, तो वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती थी कि फला एरिया में दिखा, इस जगह दिखा, ये वाला दिखा। तो फिर मूड होता था कि आज जाए नहीं जाए। तो पहले माध्यम नहीं होते थे। आज की तारीख में जब से इंटरनेट आया है तब से बहुत माध्यम आपके खुले हैं। पहले एग्जीबिशन का मतलब गैलरीज होता था। मुझे अपनी फ़ोटोग्राफी एग्जीबिशन करनी है तो मुझे गैलरीज ढूंढनी पड़ती थी, और मेरी गैलरी अगर दिल्ली में है तो मैं दिल्ली तक ही सीमित हूँ। या फिर मेरी जैसे एग्जीबिशन हुई इंग्लैंड में अर्थ गैलरीज में, तो अर्थ गैलरी तक ही मैं लंदन में सीमित हूँ। लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से आपकी एक फ़ोटो एक गैलरी के माध्यम से या आपके अपने अकाउंट के माध्यम से दुनिया के हर कोने में देखी जा सकती है। तो आपकी रीच ऑटोमेटिकली बड़ी है। बस आपका वर्क ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों को पसंद आए। जैसे एक मेरा वीडियो इस समय बहुत वायरल है इंटरनेट पे, खासकर इंस्टाग्राम पे, जिसमें 2 टाइगर आपस में लड़ रहे हैं। यस सर। और वो मैंने सिर्फ शौक में पोस्ट किया था, वो डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा था। वो पता नहीं क्या मूड में आया, मैंने कहा यार ये सीक्वेंस जो है थोड़ा सा उठा के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो, और वो वायरल हो गया। जबकि मेरे लिए वो वायरल सीन ही नहीं था, आपके लिए एक नॉर्मल था। आपने क्योंकि ये जंगल का उसूल है कि 2 टाइगर आपस में लड़ेंगे, चाहे वो भाई हों या बहनें हों, वो आपस में लड़ते हैं एक सर्टेन एज पे आने। और ये हम 2002 से मैं देख ही रहा हूँ, पिछले 20 साल से मैं टाइगर को आपस में फाइट करते देख रहा हूँ। इट्स नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर मी। लेकिन वो पब्लिक के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी थी। क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज हर कोई 24 घंटे नहीं देखता है। सोशल मीडिया से उन्होंने वो चीज़ देखी और उनको ये लगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो वायरल हो गया, और आज तक मेरे हिसाब से 10 मिलियन के आसपास उसके व्यूज़ हैं, और जबकि मेरे लिए वो बहुत कॉमन चीज़ है। अभी सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने में कुछ परेशानी आती है सर? पहले के मुकाबले अब इतने सालों का सर आपका एक्सपीरियंस है, तो पहले कुछ परेशानी और अब में कोई डिफरेंस? 2 चीज़ें मैं आपसे कहूँगा। परेशानियाँ क्या आती हैं? अभी जैसे मैं आ रहा था अपने वर्कशॉप से, तो आपका फैशन शो हो रहा था। तो उसमें पीछे म्यूज़िक चल रहा है, डायरेक्टर हैं, वो कह रहे हैं चलिए जाइए आइए। आप टाइगर को या एनिमल को या बर्ड को ये नहीं कह सकते कि पर ऐसे कर, मेरे को तेरा फ़ोटो लेना है या उड़ के दिखा। वो आपको वहाँ वेट करना पड़ेगा। आप उसको एक्शन के लिए नहीं बोल सकते। उसका जब मन होगा एक्शन होगा, और आपको अपने आंखों से उसको देखते रहना पड़ना है कैमरे के लिए। सर जैसे सर जंगल में सर परमिशन भी लेनी होती है क्या? जंगल सफारी कर रहे हैं तो वो आपकी परमिशन ही है। अगर आप कमर्शियल फिल्मिंग कर रहे हैं तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना कमर्शियल परमिशन के आप कमर्शियल शूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल जैसे आप कह रहे हैं ना, हमारे टाइम में और आपके टाइम में क्या फ़र्क है। हमारे टाइम में एक नॉर्मल फिल्म कैमरा जिससे हम शूट करते थे वो इतना बड़ा होता था। आज की तारीख में एक इतना छोटा सा आपका कैमरा हो गया जिसका कोई पता नहीं, आप उससे फिल्म शूट कर सकते हो। हमारे टाइम में इतने बड़े बड़े कैमराज होते थे। जो मेरा पहला कैमरा था निकॉन का SLR, उसमें हम स्लाइड्स डालते थे, ट्रांसपेरेंसीज, नेगेटिव मैं यूज़ नहीं करता था, मैं पॉजिटिव यूज़ करता था, जिसको ट्रांसपेरेंसीज या फिर स्लाइड्स बोलते हैं। वो मुझे उस टाइम पे 700 रुपीज़ का एक रोल पड़ता था। आप पॉइंट समझिए मैं क्या डिफरेंस बताना चाहता हूँ। और उसको मैं डेवलप करने के लिए या तो UK भेजता था या पुणे भेजता था। और जब वो डेवलप होके आता था तो वो एक रोल मुझे 10,000 रुपये का पड़ता था डेवलप होने के बाद। तो उसमें 36 फ़ोटो होते थे। अब आप सोच लीजिए 36 फ़ोटो डिवाइडेड बाय 10,000, मुझे एक प्रिंट कितने का पड़ा, एक फ़ोटो कितने का पड़ा, अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस।
आज आपकी पास डिजिटल कैमरा है, उसमें आपको Unlimited, 32 GB, yes, sir. 62 GB, 68 GB का कार्ड डालना है और आपने ये नहीं सोचना है कि कितने फ़ोटो लेने हैं। आपने बस लगाया, कट 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 किया, आपने हज़ारों फ़ोटो खींच ली, उसमें से जो पसंद आई वो रखी, बाकी डिलीट कर दी। हमें उस टाइम पे जब आपके 10,000 रुपये डेवलपिंग में खर्च हो रहे हैं, तो आप एक शॉट भी लेने के लिए सोचोगे कि ये मैंने अगर ये शॉट लिया है, मेरा रोल ना ख़राब हो जाए, ओवर एक्सपोज ना हो जाए, अंडर एक्सपोज ना हो जाए, क्योंकि आप और फिर आप उसको नोट डाउन करते थे। मेरे पास अभी भी वो डायरी रखी है जिस पे मैं एक शॉट लेता था, उस पर मैं नोट डाउन करता था कि मुझे क्या कंट्रास्ट चाहिए, क्या ब्राइटनेस चाहिए, ये किस एरिया का शॉट है, और वो लिस्ट हम प्रोसेसिंग के लिए डेवलपर को भेजते थे कि इस रोल के इस नंबर फोटोग्राफ पे मुझे ये कलर चाहिए, इतना सैचुरेशन चाहिए, ऑरेंज कलर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, वाइट कम चाहिए। ये पहले प्रोसेसिंग ऐसे करते थे। प्रोसेस था पहले, और अब तो सर अब तो आपने कंप्यूटर में डाला, अरे फोटोशॉप लाइट रूम खोलो, फिल्टर्स डालो, नहीं है कुछ चीज़ ब्लर करनी है ब्लर कर दो। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। सर आपने सर पानी के अंदर में शूट किया है सर, कैसे होता है सर पानी के अंदर शूट? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है सर, हमें ज़रा ये बताइए। पानी के अंदर सबसे पहले तो ये कि आपको ऑक्सीजन टैंक चाहिए होता है आपके नीचे, और ऑक्सीजन टैंक के साथ आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि आप कैसे पानी के अंदर सिंक करना होता है, पानी के अंदर डूबना होता है। उसके लिए आप एक्स्ट्रा वेट लगाते हैं, जैसे आप सर वो कुछ बेल्ट होती है जिसमें वेट्स होते हैं, और वो वेट्स से आप नीचे बैठते चले जाते हैं। फिर आपको स्विम करना होता है, आपको अपने आप को बोइंट, आपकी जो BCB होती है, बोइंट डिवाइस होती है BCD, उसके अंदर आपको उतनी एयर रखनी होती है जिससे आप ना ऊपर जाएं ना नीचे जाएं, आप एक लेवल पे चलें। तो वो बड़ी सुंदर दुनिया है। यस सर, मैं टीवी पर इतनी सुंदर लगती है सर, आपने तो रियल में देखा। बहुत सुंदर दुनिया है। यस सर। सर कुछ संदेश देना चाहें सर हमारे छात्रों को और जनता को? मैं यही कहूँगा कि जो भी आप कर रहे हैं दिल से करें, मन लगा के करें। जो आप करेंगे उसका फल ज़रूर मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि तुरंत मिले, लेकिन जो आप कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं उसका फल हमेशा मिलता है। जो आप कर्म करते हैं उसका फल कभी ना कभी मिलता है। सर जेन्युइनली आपके साथ बात करके सर बहुत अच्छा लगा। ये थे हमारे साथ मोगली बाबा। आप देखते रहिए आप 24/7।